सोचिए अगर एक रीजनल वॉर धीरे धीरे ग्लोबल पावर स्ट्रगल बन जाए तो ईरान क्राइसिस सिर्फ मिसाइल्स और मिलिट्री स्ट्राइक्स की स्टोरी नहीं है। इसके पीछे बड़ा जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड चल रहा है। चाइना, अमेरिका और रशिया अपनी पोजीशनिंग करने में लगे हुए हैं और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता है तो इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के पावर बैलेंस पर पड़ सकता है। ईरान क्राइसिस को समझने के लिए हमें सिर्फ बैटलफील्ड नहीं देखना चाहिए बल्कि उस पॉलिटिकल सिस्टम को भी समझना होगा जो पिछले 40 साल से वहां पर पावर में है। 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान में एक ऐसा गवर्नेंस मॉडल बना जिसमें रिलीजन, मिलिट्री और पॉलिटिक्स तीनों एक साथ इंटरट्वाइंड हो गए, मिश्रित होकर चलने लगे। इस सिस्टम का कोर ऑब्जेक्टिव था रजीम को स्टेबल रखना, चाहे इंटरनल ऑपोजिशन हो या फिर एक्सटर्नल प्रेशर। लेकिन आज ईरान की स्टोरी सिर्फ ईरान तक लिमिटेड नहीं है। इस पिक्चर में एक और मेजर प्लेयर है, चाइना। चाइना ने पिछले डेकेड में मिडिल ईस्ट में मैसिव इकोनॉमिक फुटप्रिंट क्रिएट किया है। दबा दबा के पैसा लाद लाद के इन्वेस्टमेंट करी है। पोर्ट्स, रेलवेज, एनर्जी प्रोजेक्ट्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू चाइना ने रीजन में अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस स्टैब्लिश कर ली है। 2013 में चाइना ने लॉन्च किया एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसका गोल एशिया, यूरोप और अफ्रीका को ट्रेड रूट्स के साथ कनेक्ट करना था। आज तक चाइना इस प्रोजेक्ट में $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर चुका है। इतने सारे पैसे की तुलना अगर आप भारतीय पैसों में करोगे, भारतीय रुपयों में करोगे, तो ये होता है 83 लाख करोड़ रुपए, 83 लाख करोड़। और मिडिल ईस्ट में स्पेशली ईरान इस नेटवर्क का बहुत ही क्रिटिकल लिंक बन चुका है। चाइना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग चाइना एक और चीज एक्सपोर्ट कर रहा है, सर्विलांस बेस्ड गवर्नेंस मॉडल। इस सिस्टम में एडवांस मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स और एआई का यूज करके पॉलिटिकल कंट्रोल मेंटेन किया जा सकता है। और रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि ईरान ने भी इस मॉडल की कुछ एलिमेंट्स को अडॉप्ट तो कर ही लिया है। ईरान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी काफी यूनिक है। वहां एक पैरेलल मिलिट्री फोर्स एग्जिस्ट करती है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC। यह ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ मिलिट्री रोल नहीं प्ले करती है बल्कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और सिक्योरिटी में भी पावरफुल इन्फ्लुएंस रखती है। ग्लोबल टेंशन का एक बड़ा रीजन ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी रहा है। 2015 में ईरान और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में न्यूक्लियर डील भी साइन हुई थी। इस डील का ऑब्जेक्टिव था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रेस्ट्रिक्ट रखना, यानी कि एक सीमा के अंदर रखना। लेकिन टाइम के साथ साथ ट्रस्ट इश्यूज और जियोपॉलिटिकल टेंशंस वापस एस्केलेट होने लगी। इस कॉन्फ्लिक्ट का एक इंटरेस्टिंग डायमेंशन रशिया का रोल भी है। रशिया और चाइना दोनों वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को चैलेंज करना चाहते हैं मिडिल ईस्ट रीजन में। लेकिन अगर एक्सपर्ट्स की माने तो खुद रशिया भी चाइना की जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है पूरे वर्ल्ड में, उससे रशिया भी थोड़ा सा कॉशियस रहता है, हल्का सा चिंतित रहता है। इसलिए मिडिल ईस्ट क्राइसिस कभी कभी एक कॉम्प्लेक्स बैलेंस गेम बन जाता है। मिडिल ईस्ट के गल्फ कंट्रीज भी इस सिचुएशन को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे आपका सऊदी अरेबिया, UAE, कतर अपनी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल ट्रेड इनके फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स का पार्ट है अभी से ही। क्योंकि तेल अगले 1000 सालों तक तो गल्फ कंट्रीज की जमीन के नीचे तो नहीं रहने वाला है, कभी ना कभी तो खत्म होने ही वाला है, और वो कभी ना कभी आने वाले 20-25 साल में ही होने वाला है। इसलिए रीजन में इंस्टेबिलिटी इनके लिए बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है। मिडिल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अक्सर डायरेक्ट वॉर्स में कन्वर्ट नहीं होता है। बहुत बार प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स के थ्रू फाइट की जाते हैं। जैसे आपका हमास हो गया तो वहां से आप इजराइल पे भी यूज कर लिया। आसपास के जो सुन्नी मुस्लिम देश हैं वहां पे भी थोड़ा बहुत छुटपुट हमला वो लोग करते रहते हैं। तो डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट अलायंसेस, गठजोड़ यहाँ वहाँ के जो इनके वहाँ के हैं, और जो भी इनकी पॉलिटिकल गतिविधियां रहती है ना, इस लार्जर जियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन का पार्ट बन जाती है। अब इसमें इंडिया के लिए मिडिल ईस्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रीजन है। एनर्जी इंपोर्ट, ट्रेड रूट, और हमारा इंडियन डायस्पोरा कम से कम 9 से 10 करोड़ लोग हमारे प्रवासी भारतीय हैं जो वहाँ पे बसे हुए हैं या वहाँ पे नौकरी करते हैं। तीनों फैक्टर्स इंडिया के इंटरेस्ट को शेप करते हैं। इसीलिए इंडिया जनरली बैलेंस डिप्लोमेटिक अप्रोच रखता है कभी भी जब भी मिडिल ईस्ट की बात आती है। आज दुनिया एक ट्रांजिशन फेज में चल रही है। ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर ग्रेजुअली शिफ्ट हो रहा है धीमे धीमे। अमेरिका, चाइना, रशिया
और रीजनल पावर सब अपनी इन्फ्लुएंस जोन रीडिफाइन करने में लगे हुए हैं और मिडिल ईस्ट इस ट्रांसफॉर्मेशन का एक सेंट्रल बैटलफील्ड बन चुका है, जहां पे बड़ी बड़ी जो सुपर पावर्स हैं अपनी पावर प्रोजेक्शन कर रही हैं बैक एंड से, पिछले दरवाजे से, आप यूं समझ लीजिए। ईरान क्राइसिस हमें एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर देता है कि भाई मॉडर्न वॉर सिर्फ टैंक्स और मिसाइल से नहीं जीती जाती है। टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, डिप्लोमेसी है और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर सब मिलकर ग्लोबल पावर डायनामिक्स को शेप अप करने में बहुत हेल्प करती हैं और आने वाले सालों में ये पावर गेम और भी ज्यादा इंटेंस हो सकता है।